नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे बेताल पच्चीसी की पहली कहानी जिसका शीर्षक है पापी कौन। जी हाँ, विक्रम और बेताल को कौन नहीं जानता। आइए विक्रम और बेताल की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लाद करके शमशान की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहानी शुरू की कि एक बार की बात है कि काशी में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था प्रताप मुक्त। उसकी एक संतान थी जिसका नाम था वज्रमुक्त। एक दिन वज्रमुक्त दीवान के बेटे के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखाई दिया जिसमें कमल खिले हुए थे और कुछ हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब में पानी से हाथ मुंह धोया और वहां बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेली के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देख करके राजकुमार काफ़ी खुश हो जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजा को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, फिर पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगा करके अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास जाकर के सारी बातें बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है। तब दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला कि महाराज आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया। यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक प्रदेश की रहने वाली है। कहने का मतलब है कि उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पाँव से दबाने का मतलब है कि राजकुमारी का नाम जरूर पद्मावती है। और फूल को सीने से लगाने का मतलब है कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं महाराज। ये सब सुनते ही राजकुमार बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त से बोला कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे राजकुमारी से मिलना है। तब दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक आ पहुंचते हैं। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला दिखाई दी। महिला को देखते ही वो दोनों घोड़े से उतरते हैं और उसके पास जाकर के बोलते हैं कि माई, हम दोनों व्यापारी हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुन करके वो बुजुर्ग महिला ममता में ही हो गई और उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे आप यहाँ रुक सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या करती हो माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हो? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी, लेकिन अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को धन दिया और राजकुमारी तक संदेशा पहुँचाने के लिए कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुधी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ चुका है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई तो उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर के राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार का मित्र बोला कि दोस्त चिंता मत करो, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करो। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब है कि अभी कुछ दिन चांदनी रात है, जब अंधेरी रात हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलूंगी। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर के पहुंचती है। इस बार राजकुमारी ने
केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर के फिर दुखी हो गया। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है दोस्त। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंचती है। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ में रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार को बाहर निकाल लेती थी। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, वो कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। देख करके राजकुमारी ने उसके दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। उसने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर मित्र है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उस भोजन को करवा करके उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डाल करके भेजा है। ये कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख करके राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो, उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र प्राप्त कर रहा था। मेरे सामने अचानक डाकनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी महाराज, बताओ कि धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? तब योगी ने उत्तर दिया
कि यदि कोई बुरा काम करता है तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था, उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।